खुद सोच के देखो, सप्लाई चेन के अंदर आपको क्या लगता है, ट्रांसपोर्टेशन का रोल है कि नहीं है? ठीक है, कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो भी मोड हो उसको सिलेक्ट करने से पहले अपने को कुछ फैक्टर्स डिसाइड करने होते हैं। अब अपने को गुड्स भेजनी है, कस्टमर तक भेजनी है, तो ट्रांसपोर्टेशन की तो हेल्प चाहिए होगी। अब ट्रांसपोर्टेशन अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो उससे पहले कुछ फैक्टर देख लिया करो। पहला फैक्टर क्या है? कॉस्ट ऑफ सर्विस। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐड टू द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। कहता है कि अगर हम गुड्स को लाने ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करते हैं तो वो खर्चा भी तो उसके अंदर ऐड हो जाता है ना, तो अपने को उस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के बारे में पहले से पता होना चाहिए। कहता है कि रेल से अगर आप गुड्स को भेजते हैं तो ये सस्ता पड़ता है, ज़्यादा माल भेजना है, बड़ी मात्रा भेजना है। और मोटर ट्रांसपोर्ट से क्यों भेजते हैं? क्योंकि ये स्मॉल ट्रैफिक ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब हम लगा लो कि ट्रक के थ्रू अगर माल भेजते हैं तो कब भेजते हैं, लगा लो कि छोटे छोटे हमारे जो डिस्टेंस कवर करने होते हैं वहाँ पर। तो मोटर ट्रांसपोर्ट से हमारी पैकिंग और हैंडलिंग की कॉस्ट भी बच जाती है। और वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर मान लो हम जो पानी वाला जहाज होता है उसकी हेल्प से अगर हम गुड्स को भेजते हैं तो उससे क्या होगा, सस्ता पड़ता है। और ये पानी वाले जहाज की हेल्प से भी हम हैवी या बल्कि गुड्स को भेज सकते हैं। ठीक है, तो अपने को इन सभी चीज़ों के अंदर देख लेना है कि अपना खर्चा कहाँ पे आ रहा है, प्रोडक्ट अपना कैसा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे है, उसको मेंटेन करना, तो उस सभी चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना होता है। फिर स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर अपने को माल बहुत जल्दी पहुँचाना है तो क्या करोगे आप? एयरवेज। माल अगर आपको जल्दी नहीं चाहिए तो शिप है की हेल्प ले लो। अगर आपको माल थोड़ा सा और जल्दी चाहिए तो आप ट्रेन की हेल्प ले लो। और ज़्यादा जल्दी पहुंचाना है तो आप किसकी हेल्प लोगे? आप ट्रकों की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पैकिंग का ज़्यादा चक्कर नहीं होता। क्योंकि रेलवे के थ्रू जब भी माल जाता है तो उनको पैकिंग कर, ये कर, वो कर, स्टैंप ड्यूटी लगा, ये सब करना पड़ता है। अदरवाइज आपको पता है कि माल कहीं भेजना है तो क्या कर सकते हो, आप गाड़ी बुक करो, खुद का ट्रक बुक करो, वहाँ पर माल लोड करो, चला जाता है, सिंपल सी बात। तो देख लेना आपके पास टाइम कितना है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी। कहता है कि रेलवेज, वाटर एंड द एयर ट्रांसपोर्ट द इनफ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। दे ऑपरेट सर्विस इन द फिक्स्ड रूट्स एंड द प्री प्लांटेड टाइम शेड्यूल। क्योंकि जब भी हम रेलवे के थ्रू या शिप के थ्रू या एयर वेज के थ्रू अगर माल भेजते हैं तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं होता, क्योंकि उन लोगों का टाइम फिक्स होता है, कॉस्ट फिक्स होती है और उनका पहले से प्री प्लान्ड होता है। अब जबकि हम मोटर से भेजें, बोले तो ट्रक से भेजें, तो आप कभी भी गाड़ी बुक करो, अपना माल भेज सकते हो। तो ये बातें भी अपने को ध्यान रखनी है, फ्लेक्सिबिलिटी किस में ज़्यादा है। फिर बात आती है सेफ्टी की। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गुड्स इन ट्रांजिट आल्सो इन्फ्लुएंस द चूज ऑफ द सुटेबल मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अगर हम मोटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, इसको हम ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं टू द रेलवे, बिकॉज लॉसेज आर जनरली लेस इन द मोटरवेज। तो अपना अगर आपने कोई गाड़ी गुड़ी बुक किया हुआ है तो उसमें ऐसा लगा लो कि लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं, जबकि रेलवे के अंदर या किसी और तरीके से लॉस ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब अगली बात ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट करने के अंदर क्या है, नेचर ऑफ कोमोडिटी। तो कोमोडिटी का नेचर भी देख लो। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत जल्दी खराब होने वाला है तो एयरवेज की हेल्प लो। अगर आपको लगता है कि टाइम अच्छा है, आपके पास प्रोडक्ट ऐसा है जो जल्दी खराब नहीं होगा, तो आप सिंपल सी बात है रेलवे की हेल्प लो, शिप की हेल्प ले लो। तो वहाँ पर भी अपने को देख लेना प्रोडक्ट का नेचर क्या है। फिर रेगुलरिटी ऑफ द सर्विसेज। तो रेलवे सर्विस द मोर सर्टेन, यूनिफॉर्म एंड द रेगुलर द कंपेयर टू एनी अदर मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये रेलवे वाला तो बहुत सर्टेन होता है, यूनिफॉर्म होता है। इट इज नॉट मच इफेक्टेड बाय द वेदर कंडीशन, रेगुलरली गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड। तो अपने आप को देख लेना है कि रेलवे तो कभी रुकती नहीं है, मौसम खराब है या ठीक है कैसा भी है, तो इसके ऊपर हमारे पास ऊपर कोई दिक्कत नहीं आती है। जबकि अगर हम बात करें कि एयरवेज की, मौसम खराब होता है तो एयरवेज चलने बंद हो जाते हैं, या समुद्री तूफान आ गया शिप चलनी बंद हो जाती है। बट रेलवे तो आपको पता है चलती रहती है। तो आप देख लो, अगर आपको सर्विसेज रेगुलर लेनी है तो रेलवे की हेल्प लो। मौसम का ज़्यादा इंपैक्ट अगर आपके ऊपर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, और हेल्प ले लो। अगर आपको लगता है कि आपकी जगहों में मौसम खराब रहता है तो आप रेलवेज की हेल्प ले लो, तो क्योंकि रेलवे वाले रेगुलर सर्विसेज देते हैं। फिर कुछ अदर कंसिडरेशन भी है। तो ए नंबर ऑफ द स्पेशल सर्विसेज सच एज द वेयर हाउसिंग, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ये भी बातें अपने को देखनी होती है, क्योंकि इसके भी खर्चे कहीं ना कहीं हमारी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो मल्टी मॉडल के अंदर क्या आएगा, जब आप एक से ज़्यादा
वेज सेलेक्ट करते हो। आपने यहाँ से लेके वहाँ तक का माल भेजा एयरवेज की हेल्प से, वहाँ से आगे माल भेजा अपने मोटर की हेल्प से, फिर आपका माल लोड होकर गया ट्रक के अंदर, फिर आपका माल लोड होकर गया रेलवे के अंदर, तो वो मल्टी मॉडल भी हो जाते हैं। इस तरह से भी कुछ हो सकता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा वेयर हाउसिंग का। अब वेयर हाउसिंग का मतलब अपने को पता है, वेयर हाउसिंग आजकल हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है कंपनीज़ की, क्योंकि कंपनियों को बहुत सारा माल वेयर हाउस के अंदर गोडाउन में रखना होता है। ये वेयर हाउस कौन यूज़ करता है? मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं, एक्सपोर्टर यूज़ करते हैं, होलसेलर यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाला यूज़ करते हैं। तो वेयर हाउस की फैसिलिटीज़ आजकल बहुत यूज़ होने लगी है। और वेयर हाउस आजकल बड़ी बड़ी सिटीज़ में, क्या छोटी छोटी सिटीज़ में, इंडस्ट्रियल एरिया में, सिटीज़ टाउन में कहीं ना कहीं बने होते हैं। तो आप वेयर हाउस की हेल्प से कभी भी माल लोड करा सकते हो, अनलोड करा सकते हो। ये माल आपका डायरेक्टली रेलवेज, एयरपोर्ट पे या सी स्पोर्ट्स पे डायरेक्टली पहुंच जाता है। तो ये है वेयर हाउस। तो वेयर हाउस एक सिंपल सी बिल्डिंग होती है, आपको पता है। उस सिंपल सी बिल्डिंग के अंदर आप अपना माल आप स्टोर कर सकते हो। तो वेयर हाउस का मीनिंग क्या है देख लेते हैं। तो कहते हैं कि हमको डेली रूटीन की लाइफ के अंदर काफ़ी सारी वेराइटीज़ के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। समटाइम्स हम लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसको स्टोर करते हैं वेन एवर वी नीड देम। यूज़ तब करते हैं जब उसकी जरूरत होती है। इन द सेम मैनर बिजनेसमैन क्या करता है, सेम टाइप से काफ़ी टाइप के प्रोडक्ट परचेज करता है, कुछ प्रोडक्शन भी करता है, और जब जरूरत होती है तब सेल करता है। तो जब तक वो सेल नहीं होता तब तक वो माल कहाँ पड़ा रहता है? गोडाउन में पड़ा रहता है। तो वो जहाँ पे सेविंग होती है वहाँ पे ऐसा लगा लो कि अपने पास वो वेयर हाउस है। तो यहाँ पर जैसे पेप्सिको के प्रोडक्ट हैं, लेज के हैं, चिप्स के हैं, ये प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको पूरा साल प्रोडक्शन करना होता है, और पूरा साल इनके पास बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो होता नहीं होगा। अब पूरा साल रॉ मटेरियल इनको मिलता नहीं है, तो वो रॉ मटेरियल क्या करते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग गोडाउन में रख के कर लेते हैं। गोडाउन में पहले से स्टोरेज कर लेते हैं और पूरा साल प्रोडक्शन करते रहते हैं। तो इसीलिए वेयर हाउसिंग की कभी कभी जरूरत होती है। जैसे हम बात कर रहे थे चिप्स बनाने की। अब चिप्स बनते हैं आलू से। अब आलू पूरा साल उगता नहीं होगा, तो जिस सीजन में आलू उगता नहीं है उस सीजन में भी अगर अपने को आलू चाहिए तो क्या करेंगे, वेयर हाउसिंग हेल्प लेने वाले हैं। तो वेयर हाउसिंग के अंदर अपने को देख लेना है, ठीक है। तो वेयर हाउस का पहले देख लेना कि उसकी लोकेशन कितनी है और वहाँ पे अंदर का पूरा स्टोर स्पेस कितना है, कोल्ड स्टोरेज है या नहीं है, वेजिटेबल्स रख सकते हैं, एग्स, फ्रूट्स, बटर, ये वो, इसके लिए भी पूरी चीज़ देखनी होती है। फिर मटेरियल हैंडलिंग टेक्नोलॉजी के अंदर बात करें तो सबसे पहले बात क्या आएगी, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो जब भी आप किसी वेयर हाउस के अंदर देखोगे तो आप देख लेना धूप आती है नहीं आती, पानी, डस्ट, मॉइस्चर, एयर, कीड़े मकोड़े वहाँ पे है कि नहीं है। फिर सिक्योरिटी आपको 24/7 में मिलती कि नहीं मिलती है। फिर कंप्यूटराइज्ड वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम, आपका जो डेटा है पूरा सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज हुआ है कि नहीं हुआ, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग मैनेज हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं तो एक गोडाउन के अंदर काफ़ी सारी कंपनी को माल रखा हुआ है और आपने अपना माल निकलवाना है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका माल कहाँ रखा हुआ था। तो अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से पूरे रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए हैं, कंप्यूटर की, लैपटॉप की हेल्प ली हुई है, तो आपके रिकॉर्ड मेंटेन करने बहुत ईजी होते हैं। तो वहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगली बात आता है कि आपको वेयर हाउस की नीड क्यों होती है। अरे सिंपल सी बात है, सीजनल प्रोडक्शन। कभी कभी आपको सीजन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करना पड़ता है। सर्दी आ रही है, सर्दी से आपने 1 महीना पहले प्रोडक्शन किया, तब तक माल को कहाँ पे रखोगे, तब तक आपने जो कच्चा माल रखना है, डिफरेंट सिंपल सी बात है, वो आप कहाँ रखोगे, गोडाउन के अंदर रखोगे, वेयर हाउसिंग के अंदर रखोगे। कभी कभी ऐसा होता है कुछ प्रोडक्ट की डिमांड होती ही सीजन में है, जैसे सर्दी वाले कपड़ों की डिमांड सर्दी में होती है, पर आपको बनाना तो पहले ही पड़ता है। तो वो क्या करो, गोडाउन के अंदर माल रखने वाले हो, वेयर हाउसिंग की हेल्प लेने वाले हो। तो कभी कभी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पूरा साल नहीं होती है, वो सीजनल होती है। जैसे एयर कंडीशनर की डिमांड कह लो, फ्रिज की डिमांड कह लो, पंखों की डिमांड कह लो, ये प्रोडक्ट की डिमांड कब होती है, सीजन में ही होती है, पर बनाना तो पहले ही पड़ता है ना। तो अपने को स्टॉक तो रखना पड़ेगा, वो स्टॉक कहाँ रखोगे, वेयर हाउसिंग है। तो इसलिए भी वेयर हाउसिंग की नीड है। कभी कभी अपने को सप्लाई पूरी प्रॉपर तरीके से रेगुलर चला के रखनी होती है, नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी। प्रोडक्ट की डिमांड हमको लगता है कि कंटिन्यू रखनी पड़ती है। जैसे अपने को ब्रेड की डिमांड है, डेली चाहिए, टूथपेस्ट डेली चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रेगुलर रूटीन में रखनी होती है। तो अगर अपने को रूटीन के अंदर कस्टमर की डिमांड को पूरा करना है तो अपने को एक मिनिमम लेवल स्टॉक का वेयर हाउसिंग के अंदर रखना होगा। फिर बेनिफिट्स ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। कभी कभी कुछ कंपनीज क्या करती हैं, बेनिफिट लेती हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन का। इससे क्या होता है, अपनी कॉस्ट कम होती है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 10 रेफ्रिजरेटर बनाए, खर्चा पता नहीं कितना आएगा, और वही रेफ्रिजरेटर मैंने बिग क्वांटिटी में बनाए, 1000 रेफ्रिजरेटर बनाए, तो आप बताओ आपकी कॉस्ट कम आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। बट वो
लार्ज स्केल का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसको भी बेनिफिट लेने के लिए भी हमको क्या करना है, वेयर हाउसिंग की हेल्प लेनी होती है। कभी कभी कुछ कंपनीज क्या करती है, प्रोडक्शन रेगुलर करती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको रॉ मटेरियल पूरा साल मिलता नहीं है, टाइमली अवेलेबल नहीं होता और चाहिए भी होता है, तो वो रॉ मटेरियल को रखना होता है ताकि हमारा प्रोडक्शन रुके नहीं। फिर प्राइस स्टेबलाइजेशन, कभी कभी अपने को प्राइस को भी स्टेबल करके रखना होता है, इसलिए भी हम गोडाउन में माल बना के रखते हैं। अदरवाइज क्या होता है, प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो गई, प्रोडक्ट हमारे पास सेल करने के लिए है नहीं, तो फिर क्या होगा, तेजी मंदी चलती रहती है। तो तेजी मंदी को अगर अपने को रोकना है, प्राइस के अंदर स्टेबिलिटी लानी है, तो डेफिनेटली हमको वेयर हाउसिंग की हेल्प लेनी होती है। तो इसलिए भी अब बात आती है कि वेयर हाउसिंग के अंदर फंक्शन कौन से होते हैं। अरे सिंपल सी बात है, वेयर हाउसिंग में सबसे पहले क्या करते हो आप, गुड्स को रिसीव करते हो, फिर रिकॉर्ड्स रेडी होते हैं, फिर उनके बेस पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर पैकिंग करते हैं। ये सारी बात कहाँ पे आ रही है, वेयर हाउसिंग के फंक्शंस में आ रही है। फिर इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसिप्ट, ब्रेकिंग ऑफ बल्क्स एंड द डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। वेयर हाउसेज के कौन कौन से टाइप्स हैं।